नमस्कार, सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का रिजल्ट शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त। जी हां, सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार आगे चल रहे हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला। शुरुआती रुझान में महायुति को बढ़त। आपको बता दें कि महायुति को बढ़त इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में। शुरुआती रुझानों में बढ़त के साथ महायुति चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार आगे। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला। शुरुआती रुझानों में महायुति आगे। बीजेपी 47, शिवसेना, कांग्रेस यहां पर 16 पे चल रही है। आपको बताते चले कि झारखंड में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। लगातार चुनावी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, जहां पर मीरपुर सीट पर आरएलडी आगे चल रही, तो आप सपा आगे चल रही। महाराष्ट्र में 47 पे बीजेपी, शिवसेना 23, महाराष्ट्र में कांग्रेस 16 और एनसीपी एसपी, दोनों ही अगर देखा जाए पूरा महाआघाड़ी महाविकास आघाड़ी अगर देखें सभी का टोटल भी मिला ले तब भी बीजेपी से पीछे नजर आ रहे। और झारखंड में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान मजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे भी हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस तरह से देखें, सबसे पहले कीर्ति निधि जी, सपा की जो परंपरागत सीटें हैं करहल, सीसामऊ और कुदुर्की, हालांकि अभी अपडेट आ रहा है उसमें मीरापुर में भी आगे चल रही है सपा। जो एक परंपरागत सीटें थी उसी पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है सपा, बाकियों पे पीछे चल रही। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान और चुनाव किस परिस्थिति में हुआ, किन हुआ, शासन जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी चुनाव कराने की, उनकी क्या भूमिका रही, इलेक्शन कमीशन ने कितना संज्ञान लिया हमारी शिकायतों को, इन सब तमाम बातों को हम लोगों ने लगातार इलेक्शन कमीशन को और आप सब ने देखा जी। और हर आरोप के साथ हमारे उसके वीडियोज वायरल है। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अपनी परंपरागत सीट के साथ साथ जो हमारी सीटें थी वो तो हम जीतेंगे, उसके अतिरिक्त पूरी सीट जीतने का काम समाजवादी पार्टी। मतलब जितनी सीटें आपकी थी आप उनसे खुश हैं जीत कर, बस अपनी सीट बच रही? नहीं, हम अपनी सीट बचाएंगे, उसके बाद भी सीट जीतेंगे। नहीं, जिस तरह से पार्टी के हिस्से का भी सीट जीतेंगे। नहीं, जिस तरह से जो आपको कॉन्फिडेंस बोल रहा है, जो लोकसभा में आपने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि हम अपनी सीट तो हटा ही दो, वो तो हम बहुत पहले से जीत रहे हैं। लेकिन इस बार हम बीजेपी की सीटें भी कम से कम 6 सीटें ले रहे हैं। देखिए, 9 सीट में 4 सीट समाजवादी पार्टी की है और 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। तो 6 क्या हम तो कह रहे 4 तो हम जीतेंगे ही। 4 से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को देने का काम करे। ठीक है। बाकी राज्यों में भी अगर बात करें तो हर जगह आपके सहयोगी दल कांग्रेस पीछे चल रही है। आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो बढ़त नहीं बना पा रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। आखिर इस ये जो पहली बार पिछले 2 चुनाव हम लोकसभा और विधानसभा में देखें, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बिगड़ गए थे, कहीं ना कहीं वो सटीक नहीं बैठ पा रहे। लेकिन इस बार जो फिलहाल रुझान है, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रुझान है वो थोड़े थोड़े सही साबित होते दिख रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बताऊं, लोकसभा के चुनाव में भी तमाम सर्वेज आए, तमाम चैनल्स के, तमाम अखबार के,
तमाम एजेंसियों के सर्वे आए थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई 2 सीट, कोई 3 सीट, कोई 4 सीट, कांग्रेस को कोई 1 सीट, कोई 0, यही दिखा रहा। लेकिन उसका परिणाम जब आया तो समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन, नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने 36 जीता था। नेताजी की अनुपस्थिति में, जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, उनके आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 37 MP जिताने का काम उत्तर प्रदेश, और गठबंधन की बात करेंगे तो 43 सीट जीतने का। ठीक है। हरियाणा में सब के सब कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। 1.5-2 घंटे तक कांग्रेस की सरकार बनी भी थी, जो रुझान से शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे परिणाम बदलते गए। शुरुआती रुझान अभी कुछ का पाना बड़ी जल्दबाजी होगी आज के लिए भी और हमारे लिए भी। सही है, ठीक है। मंजरी जी, सही है कि 11 बजे जी सर क्लियर हो जाए। हाँ, मंजरी जी, जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, अगर देखें महाराष्ट्र का तो एनडीए 110 पर चल रहा है, मतलब एक बड़ा अंतर है। अगर देखा जो प्रदर्शन की उम्मीद थी वो महायुक्ति से महाराष्ट्र में वैसा ही प्रदर्शन कर रही है। अगर पूरे बीजेपी की सीटें देखें तो पूरी महाविकास अघाड़ी की अगर देख लें और सिर्फ बीजेपी की, तब भी बराबर नहीं है रुझानों में। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर जो विकास की हमारी जो गंगा भारत के अंदर बहाई जा रही है और देश के अंदर जिस मजबूती के साथ सरकार चल रही है और जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार लेकर आई और जनता तक उनका लाभ पहुंचा है, उसका ही आज जो है हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और पिछली सरकार का जो कुशासन रहा, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता परेशान रही, छोटी छोटी कहना चाहिए आवश्यकताओं के लिए उनके बुनियादी सुविधाओं तक को मुहैया कराने में सरकार जो है वो असफल रही। तो मैं समझती हूँ उन सरकारों के खिलाफ भी आज ये देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसके खिलाफ जो इनका अविश्वास है जनता का, वो आज सामने देखने को मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी हो चाहे शरद पवार जी हो, इन सबको सिर्फ सत्ता के लिए जनता के वोट बैंक का उपयोग करते रहे हैं कुर्सी तक पहुंचने के लिए। तो मैं और भारतीय वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा राष्ट्र की बात करती है, विकास की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है, और हमने हमेशा अंत्योदय की बात की है कि समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के लिए सरकार योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं का लाभ लेकर उन पिछड़े व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी का परिणाम है कि जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण विश्वास देती है और विश्वास के साथ वोट देती है और आशीर्वाद देती है। ठीक है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते तो मध्य प्रदेश में भी हम दोनों उपचुनाव हमें पहले ही अनुमान था कि हम जीतेंगे, और झारखंड का भी जो अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट जो वहां पे सरकार जो है वो बनने जा रही है और ये जो बढ़त अभी शुरुआती रुझानों में बनी है वो आगे तक बरकरार रहेगी, बल्कि और इससे ज्यादा भी सीटें अभी बढ़ेंगी। अभी आप देखिए आगे आगे जैसे जैसे रुझान आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी। तो ये जो हमारी सकारात्मक सरकार जो काम कर रही है उसका परिणाम है, और यही लोकतंत्र में जनता जो है वो हमें भगवान के रूप में आशीर्वाद देती है और प्रसाद देती है। हमारे कामों का यही एक परिणाम है जो जनता हमको देती है, और हमें भी अपने काम पर अपने जो हमने काम किए हैं और अपनी नीतियों पर भरोसा है, और वही भरोसा जनता को है। अगर हम सकारात्मक भाव से और विश्वास के साथ काम करते हैं तो वही हमें वहां से भी वापस मिलता है। कहते हैं कि आप जो देंगे वही लौट कर आएगा। तो अभी तक जो इंडिया गठबंधन रहा उन्होंने सिर्फ छला है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, ये उसकी हार है। तो जनता अब समझदार हो चुकी है। पहले ये बहकावे में आकर वोट करती रही कांग्रेस को, लेकिन इनका जो कुशासन रहा 50-60 साल का, अब कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट के रह गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पार्टी निरंतर अपनी बढ़त बढ़ाई हुई है। जी।
हमारे साथ दिनेश निगम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस तरह से देखा जाए अभी बड़ा एक उलटफेर, दो बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड से उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां दूसरे नंबर पर चल रही थी कांग्रेस, वहां अब निर्दलीय दूसरे नंबर पर आ गया है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक कर पहुंच गई है। करहल, जो कि परंपरागत सीट रही है, सैफई से बहुत नजदीक है और जहां पर डिंपल यादव पूरा मोर्चा संभाले रही प्रचार का, वहां पर भी एक बड़ा उलटफेर है कि वहां सपा पीछे हो गई है। देखिए क्या है कि ज्यादातर क्या है दीपक जी कि जो बाई इलेक्शन, जहां तक बाई इलेक्शन की बात है, वो बाई इलेक्शन में जो परिणाम सामने आते हैं, अधिकतर आपने भी देखे होंगे, लंबे अरसे से आप भी पत्रकारिता में जुड़े हैं, तो वो सरकार से की जुड़ी सत्ता पार्टी के लोगों को ही ज्यादा सफलता मिलती है। बहुत ही कम मान के चलिए कि 15-20% कभी ऐसा होता है कि सत्ता पार्टी के एवं जो है किसी विपक्ष का उपचुनाव जो है, विपक्ष की पार्टी उपचुनाव जीत जाए, है ना। तो जहां तक अब चूंकि आप जहां जो बात आप कर रहे हैं कि सभा पीछे हो गए, क्या है वहां आप ये जान के देख ही रहे हैं, योगी सरकार, योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो एक रुझान होता है आम जनता का, वो जनता उस तरफ ज्यादा झुकने की कोशिश करती है जिस तरफ सत्ता में ऑलरेडी जो पार्टी काबिज है, क्योंकि उसको अपेक्षा ये रहती ना कि हमारा ये भी काम इनसे हो जाएगा, वो भी काम उनसे हो जाएगा। हाँ, बहुत ही रेयर ऐसे केस सामने आते हैं, जैसे अब अपने मध्य प्रदेश में देखिए 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, बुधनी में और अपना विजयपुर में, है ना। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। अधिकतर ये हुआ है कि मैंने भी कम से कम 100, 150, 200 तो वो बाई इलेक्शन देखे होंगे और कई मैंने चुनाव देखे लंबे अरसे तक, 43-44 साल की पत्रकारिता में। तो मैंने इस चीज को पाया कि ज्यादातर बाई इलेक्शन सत्ता पार्टी ही सफल होती है। अब रहा सवाल ये कि वहाँ जो आपने उत्तरांचल की बात करी, उत्तरांचल में भी इसलिए अपन कह सकते हैं कि वहाँ भी तो ऑलरेडी उनकी पार्टी सरकार में थी, अपना भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ वो है ना, उन्हीं की सरकार है ना उत्तरांचल में। तो इस तरह से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार इसलिए पार्टियों को करना चाहिए। हम और आप अपनी बात कर रहे हैं मीडिया की, कि हमें आपको ज्यादा गहराई से इसलिए सोचने की जरूरत नहीं, हमने आपने कई परिणाम इस तरह के देखे हैं। सही। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा इस बारे में छानबीन करने या ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन तो देखते आ रहे हैं कि ऐसा होता है। बिल्कुल। जिस तरह से सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर, जिस तरह से देखा जाए सपा अभी जिस तरह से उलटफेर देखने को मिल रहा है, जो निगम जी से मेरा सवाल था, करहल में भी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, तो ऐसी 1-2 सीट पर भी और उलटफेर हुआ है कि जहां पर सपा फिलहाल पीछे चल गई, लेकिन 1-2 सीट पर, फूलपुर सीट पर भी जो सपा है वो आगे चलने लग गई है। निगम जी ने साफ कहा है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है वही अक्सर उपचुनाव जीतती आई है, कभी कभार 15% या 20% ऐसा होता है, लेकिन उत्तराखंड में हमने 2 उपचुनाव देखे, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस जीती। अब शायद ये ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। देखिए, निश्चित रूप से ट्रेंड बदला है और जनता अपने विचार के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से विपक्षी दलों को उपचुनाव में चुनाव जिताने का काम करते हैं। और विधानसभा का उपचुनाव है, एक कह देना कि 27 का ट्रेंड है और ये इसी से तय होगा कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, आम चुनाव और उपचुनाव दोनों में बहुत अंतर है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारी इस बात को कह रहे थे जी। आपको याद होगा उपचुनाव में किस तरीके से आकाश सक्सेना जी रामपुर में थे, आजम साहब के दोस्तों अब्दुल्ला साहब की सीट पर जीत गए, क्या क्या हुआ वहां। लेकिन जब आम चुनाव हुआ 2024 के लोकसभा, तो आखिर वो वोट कहां चले गए जो सक्सेना साहब को मिले थे? वहां समाजवादी पार्टी का एमपी हो गया। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि चुनाव है, जनता जनादेश देती है, जनता सरकार को भी संदेश देती और वो संदेश उत्तर प्रदेश देगा। ठीक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, जिस तरह से देखा जाए अभी अपडेट आ रहा है कि 5600 वोटों से बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। देखिए,
सवाल ये है कि कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार मुद्दों को उठाती रही। आप देखिए, हमने किसान न्याय यात्रा निकाली, हमने नरसिंह घोटाले को लेकर मुद्दे उठाए और कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाती रही कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस में तरह तरह की जो बातें करती रही। लेकिन जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें जनता ने अपनी मोहर लगा दी कि कांग्रेस ने एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है विजयपुर की और बुदनी की जनता पर कि ये दोनों सीटें परंपरागत तरीके से कांग्रेस की सीटें रही। लेकिन ये बीच में उधर से शिवराज सिंह जी लड़ने लगे बुदनी से, तो एक मुख्यमंत्री जब किसी सीट पे आ जाता है तो जनता का एक जो मनोभाव है वो बदल जाता है, परसेप्शन बदल जाता है। हाँ, परसेप्शन बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है कि मुख्यमंत्री को जिताएंगे तो हमारे क्षेत्र का अत्यधिक विकास होगा और मुख्यमंत्री जो है वो मुखिया है तो मुखिया के साथ जाना चाहिए। लेकिन राजकुमार पटेल जी पुराने एक वहां के खाटी के नेता रहे हैं, उनका एक अच्छा प्रभाव रहा है। कांग्रेस ने इसीलिए अब इस बार राजकुमार पटेल जी को मौका दिया और ये देखने में आ रहा है कि बुदनी से भी हम जो है अच्छी खासी लीड ले रहे हैं। और विजयपुर में भी कांग्रेस की वो परंपरागत सीट थी, लोग रामनिवास रावत जी के पार्टी परिवर्तन करने से नाराजगी थी, आदिवासी क्षेत्रों में नाराजगी थी और वहां भी हम लोगों ने दमदारी से चुनाव लड़ा। और ये अब आप देखिएगा कि हम दोनों सीटों पर 2 बजे बजते बजते आप देखिएगा कि हम दोनों सीटों पर विजय श्री हम हासिल कर लेंगे। और ये अमरवाड़ा जैसा चुनाव ना हो, ये इस बात की हम प्रार्थना करना चाहिए, हम सबको अपेक्षा करना चाहिए कि अमरवाड़ा जैसा ना हो ये। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कुटिल चालें चलती है, अपनी मतगणना को प्रभावित करने के लिए वो जिस तरीके के काम करती है, आपने देखा होगा कि जब मतदान हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए थे, वो मतदाताओं को प्रभावित करने का वो पुरजोर प्रयास कर रहे थे प्रशासन के साथ मिलकर। लेकिन जनता ने ये सब अभी शुरुआती रुझानों में ये दिखा दिया कि ये सब नाकाम हो गया। और बुदनी में तो एक स्पष्ट बढ़त दे दी है, बहुत अच्छी बढ़त दी है पहले दूसरे राउंड में ही, और मेरे ख्याल में अभी और बढ़ जाएगा। बुदनी विजयपुर में थोड़ी कमजोर है हमारी अभी बढ़त, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी वहां भी हमको है ना मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। मंजरी जी, 5600 वोट का अगर अंतर देखें तो एक वोट के अंतर से भी अगर इसी हिसाब से बढ़त रही कांग्रेस की तो दोनों ही सीट, बुदनी में तो ये उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि आप लोग जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, जिस तरह से आप लोग ये कह रहे थे हमारी परंपरागत सीट है, हमारी खुद की सीट है, तो उस हिसाब से अगर 5600 वोट से आगे अगर कांग्रेस प्रत्याशी निकल रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा डर वाली बात है, क्योंकि अगर 5600 का आंकड़ा, ये बीच का अंतर काफी ज्यादा होता है। शुरुआती रुझानों में आगे पीछे होते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है बुदनी की जनता के ऊपर, विजयपुर की जनता के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशल संगठन की जो रणनीति रही और इसके अलावा सरकार की जो नीतियां रही, जरूर उनकी जीत होगी। जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी वहां से अभी सांसद है, उनके कामों पर, क्योंकि वो हमेशा से वहां से जीतते रहे हैं, 18 साल तक वहां से विधायक रहे हैं। और बुदनी का चहुमुखी विकास हुआ है, हर तरीके से विकास हुआ है, तो जनता विकास के ऊपर विश्वास करेगी। और अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर जब अगले और राउंड आएंगे भारतीय जनता पार्टी उसमें अपनी बढ़त बनाएगी। नहीं, ठीक है, लेकिन इस शुरुआती रुझानों में भी अगर पीछे है बुदनी से, विजयपुर की सीट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर बुदनी से जिस तरह से आप लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीट है, हम हमेशा से जीतते आ रहे हैं, कम से कम 80,000 वोटों का अंतर होगा, तो लेकिन अगर 5600 वोटों से अगर ठीक है दूसरे तीसरे राउंड में भी अगर आगे चल रहे हैं तो ये भी बड़ा अंतर है। अगर इस तरह से तो कांग्रेस इस सीट पे आगे निकलनी नहीं चाहिए थी किसी राउंड में। नहीं दीपक जी, देखिए ये जनता है। हाँ। और दूसरे चुनाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप कहें कि हम 80,000 वोटों से जीतते आए थे तो वो बढ़त रहेगी या नहीं रहेगी, अभी ये कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे जरूर, ठीक है, ये पूरा विश्वास है। निगम सर जी, आप इस पूरे प्रदर्शन को, बुदनी वाले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब ये 10,000 और 5,000 के तकरीबन आंकड़ा पहुंच जाता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किलात पैदा होती है सामने वाले के लिए। और बुदनी में फिलहाल के चुनाव में महत्व रखता है 5,000 वोट जो है, 5,000 की लीड जो है असेंबली में महत्व रखती है, इसमें कोई दुरानी जी।
देखिए, बुधनी का एक बहुत विचित्र नक्शा है। वहाँ का नक्शा क्या है कि बुधनी में, जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी रहे विधायक। शिवराज जी उसके पहले भी वहाँ विधायक रह चुके हैं, कुछ 2-3 सालों के लिए। बुधनी से ही एक बार वो पहली बार चुने गए थे, है ना, चुने गए थे, पहली बार चुने गए थे। तो सवाल ये मैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, जो राजकुमार कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, वो इसमें कोई दुरा नहीं कि वो उनका एक जो कार्यक्षेत्र रहा वो वहीं सिमट के रहा, बुधनी क्षेत्र में ही अपना उनका पूरा प्रयास रहता रहा, और उन्होंने कभी इधर उधर जाने की कोशिश नहीं की। उससे क्या है कि एक आम जनता में छवि बनती रही उनकी। एक बार वो जीते भी, एक बार जीते और उप मंत्री भी बने थे राजकुमार पटेल जी। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ कांग्रेस की परंपरागत सीट पहले जरूर थी, लेकिन बीच बीच में वो, जैसे 90 में शिवराज जी जीते, फिर उसके बाद लगातार ये 18, 19 साल, 20 साल जो 3-4 बार 5 बार का जो चुनाव हुआ उसमें जीते। तो सवाल ये है कि बुधनी में एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है, वो वहाँ का जो समुदाय है किरार वोट। तो चूंकि सीएम, अपने एक्स सीएम शिवराज जी जो है किरार परिवार से आते थे, और किरार परिवार का उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दबदबा है। दबदबा का आप ये मान के चलिए कि वो संख्या में भले मैं किसी दूसरे वर्ग से थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन वहाँ जो व्यापार है, बिजनेस है, या जो एजुकेशन है, या अपन ये कहें कि वहाँ जो कार्य क्षेत्र है, जो भी सामाजिक आर्थिक जो भी है, उसमें उन लोगों की दखलंदाजी ज्यादा है। और उनकी दखलंदाजी इसलिए उन्हीं की संस्थाओं में ही अदर वर्ग के जो एवं लोग हैं वो उनके यहाँ काम करते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा टेलर है। राजकुमार पटेल जब इस बार चुनाव लड़े, एक बार आपको याद होगा बी फॉर्म में भी लफड़ा हुआ था राजकुमार पटेल जी का। वो बी फॉर्म में भी ऐसा जब हुआ तो लोगों ने ये कहा कि जानबूझ के किया। निश्चित रूप से मीडिया में भी थोड़ा खबर रही, हम लोगों को भी सूत्र आसपास के ये बताते रहे कि कुछ अंदरूनी कुछ बात तो है जिसके कारण समय रहते जो है ये बी फॉर्म सबमिट नहीं किया गया। खैर, इस बार जब शिवराज जी वहां से हटे तो ये निश्चित हो गया कि इस सीट को कांग्रेस पुनः हासिल कर सकती है। इसलिए उन्होंने राजकुमार पटेल को फिर से वहीं का प्रत्याशी बनाया, वहां अपने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। और राजकुमार पटेल के प्रत्याशी बनने और वहां जो एक्स सांसद थे अपने भार्गव जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने से एक समीकरण ऐसा बनने लगा था कि हो न हो इस बार, चूंकि वहां शिवराज जी आते थे, और वो भी राजकुमार और शिवराज जी अगर देखें आप तो ये लोग एक ही परिवार के लोग हैं, सही एक ही परिवार के हैं। तो उस समय कांग्रेस भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अपन तो इनडायरेक्ट, हम तो सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे शिवराज जी को हराने में। दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हाँ, जितना इस बार इंटरेस्ट जो है भार्गव जी को हराने के लिए लिया जा रहा है। ये अपने जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, वहां कांग्रेस एकजुट हुई, इसमें कोई दुरा नहीं। और कांग्रेस एकजुट के साथ साथ वहां जो समाज किरार समाज है उसने ये ठान लिया था कि नहीं, इस बार राजकुमार को अपने असेंबली में भेजना है। क्योंकि शिवराज जी हट गए, रास्ता क्लियर हो गया था। तो ये तस्वीर तो बहुत पहले ही देखने, जैसे प्रत्याशी का चयन हुआ था वैसे मैंने तो कई बार अपने सोशल मीडिया में मैंने लिखा भी है। मैंने बोला, कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी चर्चा भी हुई थी। मैंने कहा लगता है कि 80% आप लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। अब रहा सवाल विजयपुर का। विजयपुर में क्या है कि विजयपुर में इसमें कोई दुरा नहीं कि जिस तरह से रामनिवास रावत जी ने सत्ता अपना पार्टी परिवर्तन करके और मंत्री पद हासिल किया, तो आम जनता में क्या होता है कि देखिए आज की डेट में सर दिनेश, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जी, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, और आपको बताते चले कि यहां पर 14 राज्यों की कुल 46 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। जिन जिन राज्यों की खाली हुई विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश की 9, मध्य प्रदेश की 2, बुधनी और विजयपुर सीट के लिए मतगणना जारी है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण और उत्तराखंड की एक केदारनाथ सीट पर मतगणना जारी है।
वह यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त, बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर आगे, सपा के उम्मीदवारों को 3 सीटों पर यहां बढ़त देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव के रुझानों में कांग्रेस आगे है दोनों सीटों पर। कांग्रेस बुधनी और विजयपुर दोनों सीट पर बढ़त बनाए हुए है, एक पे 5600, एक पे 178 कुछ आंकड़ा भी फिलहाल बताया जा रहा है। झारखंड की बात करें तो रुझानों में हेमंत सोरेन की वापसी, जी हां, इंडिया 40 तो एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रहा है। दुमका जेएमएम के बसंत सोरेन आगे, हेमंत सोरेन बरहट से आगे चल रहे हैं। झारखंड में भी फिलहाल एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, महायुति आगे चल रहा है। और हमारे साथ लगातार हमारे जो पैनलिस्ट में मेहमान बने हुए हैं, मंजरी जैन जी, जिस तरह से देखा जाए 178 विजयपुर सीट से और 5600 से अभी हो सकता है आंकड़ा थोड़ा और अपडेट हो गया हो, लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पहला राउंड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ है ना दीपक जी। अब देखते हैं आगे आने वाले राउंड में, मुझे पूरा विश्वास है हाँ। कि हम आगे के राउंड में बढ़त बनाएंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अगर ये दोनों सीटें अगर कांग्रेस के हिस्से जाती हैं तो इस वक्त जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि कभी कुर्सी को लेकर, कभी बैठकों में मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, वो वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार इन मुद्दों को जो आप लोग उठा रहे हैं, तो अगर ये 2 सीट अगर कांग्रेस के हिस्से आती हैं तो वाकई ये संजीवनी का काम करेंगे कांग्रेस के लिए? नहीं आएगी क्यों? भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी ये दोनों सीटें। दूसरी बात, आपने जब उनके संगठन की बात की है तो हमने ये देखा अभी पिछले दिनों कि जीतू पटवारी जी, तो अभी जो बैठक हुई उसमें उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जीतू पटवारी जी को कोई जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, चाहे वो कांग्रेस के एक्चुअली कबीलों की पार्टी हो गई है। दिग्विजय सिंह जी का अपना एक समूह है, कमलनाथ जी का अपना एक समूह है, और सब जीतू पटवारी जी का अलग है, अरुण यादव जी का अलग है, अजय सिंह जी अलग है, तो सब अलग अलग है और सब अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने आप को प्रभावशील नेता साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ कांग्रेस के अंदर लगी होती है और वो सामने दिखती है, सड़क पर दिखती है। आप देखिए वहां चाहे महिला नेत्रियां हो, उनको अपमानित लगातार किया जा रहा है और आपस में जो खींचतान है वो अब सड़कों पर दिखने लगी है। पर मंजरी जी कितना भी अलग हो, पर जब भी हमने देखा है कि जब भी कोई मोर्चा खोल रहा होता है, अभी हमने 3-4 आंदोलन हाल ही फिलहाल में देखे किसानों को लेकर, उसमें सभी एक मंच पर दिखाई दिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा समय आता है तो सभी एक मंच पर दिखाई देते हैं। देखिए अभी जो बैठक हुई, इनके जो 81 उपाध्यक्ष और कितने इन्होंने महामंत्री बनाए हैं, 100 कुछ, तो मुझे लगता है कि उनमें से आधे लोग भी नहीं आए उस बैठक में। ना तो वरिष्ठ नेतागण आए, उमंग सिंघार जी की तो कुर्सी हटा दी गई, वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। तो ये दिखता है कि जीतू पटवारी की स्वीकार्यता संगठन के अंदर नहीं है। ठीक है, और सब अपने अपनी। ठीक है मंजरी, मैं आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रुझान अगर ये बने रहे अगर यही, तो हो सकता है कि काफी कुछ आज बदलाव देखने को मिले कांग्रेस के अंदर भी और साथ साथ बीजेपी के अंदर भी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, पल पल के अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बड़ा उलट फिर देखने को मिला है, सपा सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शन रिजल्ट 2024 के हम लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। रुझानों में झामुमो गठबंधन में बीजेपी आगे। झारखंड के रुझानों में एनडीए को बहुमत, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 43 तो आईएनडीए 33 पर है। झारखंड में रुझानों में आईएनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों की काउंटिंग जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, लगातार एक अपडेट आप तक दे रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, इंडिया 33 सीटों पर आगे।
एक और अपडेट, बुधनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार 7,000 वोट से आगे हो गए हैं। विजयपुर में भाजपा ने बढ़त बना ली है, मंत्री जी अब आगे हो गए। रामनिवास रावत निकले आगे, बुधनी कांग्रेस की बढ़त बरकरार। ये थी मध्य प्रदेश की बात। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रुझानों में झामुमो अलायंस 39 सीटों पर आगे, भाजपा गठबंधन को 36 सीटों पर बढ़त, हेमंत चंपाई सोरेन भी आगे। झारखंड में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी। झामुमो अलायंस 39 सीटों पर आगे, भाजपा गठबंधन को 36 सीटों पर बढ़त। और लगातार हमारे खास पैनलिस्ट बने हुए हैं, मजरी जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ निगम जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज जी, बधाई, 7,000 वोटों का अंतर हो गया है और ये काफी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है बुधनी के अंदर। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, राजकुमार पटेल जी एक बड़े घाटी के नेता हैं और उनकी बहुत सेवाएं रही हैं उनके परिवार की लोगों के साथ, और उसका उनको प्रतिसाद मिल रहा है। शुरुआती रुझान में अगर 7,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट आगे हो जाती है कांग्रेस, तो इसका मतलब है कि एक स्पष्ट जो है संकेत मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जो 1 साल पहले हुए थे 2023 में, उसमें वो 1.5 लाख वोटों से जीती थी। वो कुल 5 से 10% जो है बूथ ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी स्थितियों में हम 7,000 वोटों से उसी सीट पर यदि आगे हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा गैप को कवर किया, वो कवर करके उसको जीत की तरफ लेके गए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुधनी के और श्री राजकुमार पटेल जी ये बधाई के पात्र हैं। और जीतू पटवारी जी का जो कुशल नेतृत्व है, वो नेतृत्व जो है बुधनी में उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर जिस तरीके से काम किया, वो उसका नतीजा सामने देखने मिल रहा है। और जहां तक विजयपुर का सवाल है, विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गड़बड़ियाँ की और जो कुछ भी वहाँ किया, तो वहाँ नेक एंड नेक चुनाव हो गया था, और नेक एंड नेक की वजह से ये अप्स डाउन्स आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि जब काउंटिंग बढ़ेगी तो वहाँ हमारे मेहरोत्रा जी जो है वो आगे हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी वहाँ आगे हो जाएगी। और ये स्पष्ट हो गया है कि जो जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की और मोहन सरकार जिस तरीके से जनता के मुद्दों पर मौन है, और कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उग्र होके जो पूरी ताकत से जनता की लड़ाई लड़ रही है, ये उसका प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। विजयपुर भी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में हमको ऐसा लगता है कि अगले 1-2 राउंड में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जो है उसमें बढ़त मिल जाएगी। बिल्कुल। निगम साहब, जिस तरह से देखें, ये 2 सीट अगर या 1 सीट अगर की बात करें, इस वक्त कितनी जरूरत है कांग्रेस को इन सीटों की? देखिए, क्या है, 2 और 1 की बात नहीं है, सवाल है बाई इलेक्शन का। सही। बाई इलेक्शन में जिस तरह से ये 2 जो असेंबली क्षेत्र हैं, ये दोनों इसलिए बहुत महत्व रखते हैं और सबकी निगाहें इसलिए लगी हुई हैं कि बुधनी तो एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस लंबे अरसे से माइनस होती आई है। जहां राजकुमार, और जहां तक विजयपुर का सवाल है, तो विजयपुर में भी अगर आप तस्वीर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 साल में मैंने रामनिवास रावत को देखा है, सिर्फ एक ही बाई इलेक्शन, एक ही चुनाव वो हारे थे और लगातार वो विधायक वहां से बनते रहे कांग्रेस के उसमें सिंबल में। अब ये इस बार वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक जो सबसे बड़ा, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने ही बताया कि वो प्लस हो गए हैं, आगे बढ़ गए वहाँ विजयपुर में। सवाल आगे बढ़ने के पीछे आप रहस्य देखिए, रामनिवास रावत के पीछे मंत्री भी जुड़ा है। बिल्कुल सही है। आप ये क्यों उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? रामनिवास रावत प्लस मंत्री, तो रामनिवास रावत के जो अपने लोग हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा वोटर है, तो उनके जो अपने हैं वो तो है ही है, साथ में वो जो उम्मीद लगाए बैठे मंत्री से, तो वो अगर उसके तरफ से रुझान में वो आगे उन्होंने बढ़त बनाई, तो मुझे ऐसे जो लगता है वो उसका कारण यही। अब रहा सवाल आपके कांग्रेस, जो सवाल है आपका,
कांग्रेस के लिए तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जड़ी बूटी होगी। अगर मैंने कांग्रेस एक भी चुनाव जीत गई, 2 में से एक भी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के आज के दृश्य सामने आ रहे हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपने आप को इन प्रकार, जैसे कि मैंने आपकी डिबेट में ही अभी 2 दिन पहले कहा था, इन प्रकार किसी तरह मन मुटाव करके मन में ऐसा कुछ रख के अलग थलग हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबब रहेगा। और जीतू पटवारी के लिए तो आप सब लोग संजीवनी होगी ये। अगर एक भी चुनाव उन्होंने जीत लिया तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी संजीवनी होगी उनके लिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं। और जिस तरह से अभी लीडिंग कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, तो मैंने तो आपसे अभी पहले भी कहा और अभी भी दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कई बार ऐसा लिखा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी का जो चयन किया है, और शिवराज जी वहां से चूंकि भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को वहां 80% सफलता मिल सकती है। ये मैंने कई बार लिखा, कई बार कहा भी मैंने। तो कैंडिडेट के ऊपर भी बड़ा निर्भर करता। फिर जो वहां का मैंने आपको समीकरण बताया, किरार और राजपूत, है ना, ब्राह्मण, पटेल, ये जो वहां के, नहीं पटेल तो किरार में ही आते हैं, मतलब ये जो समीकरण है वहां का, तो ये बहुत महत्व रखता है उस चुनाव में। और शिवराज जी के साथ, शिवराज जी जो चुनाव जीतते थे वो वहां शिवराज चुनाव नहीं जीतते थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव जीतते थे। सही है। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री और एक विधायक में बड़ा अंतर होता है। सही है। तो और मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से कांग्रेस जो है चुप्पी साध लेती थी, शिवराज जी के आते ही वो चुप्पी साध के बैठ जाते थे। इसके कई उदाहरण आपने देखे। बिल्कुल सही। कई उदाहरण आपने देखे। तो इसमें कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। और ऐसा लग रहा अभी तक के जो सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड है शायद, ये सेकंड राउंड है, अभी सेकंड राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में 7,000 की लीड बहुत बड़ा महत्व रखती, बहुत महत्व रखती। बिल्कुल सही है। और जहां तक 2 स्टेटों का, अपना झारखंड और महाराष्ट्र का सवाल है, तो झारखंड महाराष्ट्र में देखिए ये सही है कि पिछले बार की परसेंटेज देखा जाए, जो वोट पड़े थे उसमें इस बार वह अधिक वोट पड़े, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो। तो उसका भी ऐसा लगता है, लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं ये एंटी कम्युनिकेशन होगी, सरकार के खिलाफ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि अपने सामने कई ऐसे उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश ही को ले लीजिए कि जब एवं वोटिंग हुई तो लोग ये सोचने लगे कि नहीं अब कांग्रेस वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार छोड़ के 18 महीने के कार्यकाल को छोड़ के कई बार ऐसे मैंने वो। तो महाराष्ट्र में भी लोग एक ऐसा सोच रहे थे कि चूंकि एवं वोटिंग हुई है तो निश्चित रूप से शिंदे सरकार के लिए खतरा होगा। पर मुझे जो स्पष्ट नज़ारे देखने को मिल रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी शिंदे के या फर्नांडिस जी के नेतृत्व में सरकार बना लेगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी झारखंड में, अपना महाराष्ट्र वाले में एक माइनस पॉइंट क्या है, आप उसमें गहराई में जाए। 23 तारीख को रिजल्ट आना है और 26 तारीख तक का उसका कार्यकाल है। मात्र 3 दिन 72 घंटे में सरकार बनाए, अगर नहीं बनी तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आप उस गहराई पे जाइए ना, समझ में है ना। तो ये काम इतनी जल्दी सरकार बना लेने का काम जो अभी तक समीकरण देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर वहां इंडिया, अगर महायुति के हाँ अपना कांग्रेस और उद्धव जी और पवार जी को मिला करके ये सत्ता के नजदीक पहुंच भी गए, तो इनके यहाँ कुर्सी को लेकर के इतना मतलब समय लग जाएगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल ये स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली सत्ता के नजदीक पहुंचने के बाद, तो कांग्रेस अपना सीएम चाहेगी। बिल्कुल है। और जब वहां चूंकि महाराष्ट्र में शुरू से ही संजय राउत जी उनके प्रवक्ता हैं शिवसेना के, शुरू से, वो शुरू से ही कहते रहे कि सीएम घोषित करो, सीएम घोषित करो। वो इसलिए कहते रहे कि वो इनके लिए, उद्धव जी के लिए, तो अब उद्धव एक उम्मीदवार है ही है। फिर आप एक चीज देखिए दीपक जी, एक मैं 10 सेकंड लूंगा आपका। आप ये देखिए कि जो अजीत पवार है, अजीत पवार के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि अगर महायुति सरकार जो इसमें सत्ता के नजदीक पहुंच गई, है ना,
तो आप ये मान के चलिए कि अजीत पवार कब जाकर के चाचा के उसमें से समझौता कर ले, उद्धव जी की मैंने जो है ना, तो वो जाके समझौता कर ले और वहां सिलेंडर हो जाए, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ सरकार में बने रहना और पद। तो वो पद तो चाचा वैसे ही दे देंगे उनको जब वो वहां से। तो वहां का बाहर समीकरण जब तक अपन स्पष्ट नहीं कर सकते, जब तक 6-7 राउंड, 5 राउंड तो मान के चलिए, 5 या 6 राउंड में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह अपनी इमेज बनाए रही तो निश्चित रूप से वो सत्ता के नजदीक पहुंचेगी। और अगर बीच में किसी तरह इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, पवार जी ने, उद्धव जी ने, तो फिर उल्टा भी हो सकता है। मंजरी जी, महाराष्ट्र और झारखंड में तो बहुमत में एनडीए रुझानों में, मंजरी जी, झारखंड और महाराष्ट्र में आपके लिए खुशखबरी कि दोनों में जगह पर एनडीए बहुमत में। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में तो ये स्थिति है कि जितनी अकेली बीजेपी सीटों पर आगे, उतने पर तो पूरा महाअखाड़ा भी आगे बिल्कुल सही नहीं बना पा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं समझती हूँ कि ये देश के लिए मजबूती प्रदान करेगा और हम देश को और आगे बढ़ाने के लिए, और महाराष्ट्र जो है हमारा एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है महाराष्ट्र से पूरी दुनिया के लिए। तो क्योंकि हमारी ये बहुत एक इंडस्ट्री के रूप में भी विकसित है, तो महाराष्ट्र जो महानगर के रूप अगर हम उसको देखते हैं तो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए हमारे भारत का एक मैसेज जाता है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत होना मतलब कि हमारे देश की और मजबूती पक्की होना है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र जिस तरह से हमेशा आगे रहा है और अब विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है और महाराष्ट्र पूरी दुनिया में एक अपना नाम स्थापित करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी, कहना चाहिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा वहां से व्यापार चलता है, तो वो भी एक हमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने जा रहा है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र प्रगति के नए आयाम। बिल्कुल, रुझानों में तो बहुमत है, बाकी अभी वक्त है, अभी काफी राउंड्स बाकी हैं कि कितना अंतर और कितना क्या अभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बढ़ेंगी, बिल्कुल उम्मीद यही है। मैं समझती हूँ सीटें और बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका, मंजरी जी आपका, निगम सर आपका और फिरोज जी आपका, आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार चुनावी अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।